दूसरा कर, हाँ कर, हेलो हेलो ये करिएगा मिस्टर विंड। हाँ हेलो 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 कुछ बोलना, कुछ भी बोले सही, नशरा कुछ नहीं आ रहा था। मेरी बच्ची का तो कुछ वजन ही नहीं है। मेजर करने के लिए स्पेस में, ओके। तो अल्फा सेंचुरी का जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वहां से हमारा सोलर सिस्टम नजदीक है, और अभी कितना नजदीक है, 4.2 लाइट ईयर्स। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ओके। तो अभी हम अपने सोलर सिस्टम के स्केल डाउन मॉडल को देखते हैं। यहाँ पर सन है, और सन के कंपैरिजन में, सन की साइज को कंपेयर करते हुए हमारे प्लैनेट्स की साइज है सामने, ओके। तो हमारे प्लैनेट्स आप देख सकते हो, पहले 4 प्लैनेट्स कितने छोटे प्लैनेट्स हैं, इन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स जो है वो जोवियंस हैं, जिसमें पहले 2 गैस जायंट्स हैं और नेक्स्ट 2 जायंट्स को हम लोग कहते हैं आइसी जायंट्स। अच्छा, ये है हमारा सोलर सिस्टम का हीरो, हमारा सन, ओके, सूरज। अब हमारे सन के सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है आप जानते हो? इसके सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है? तापमान कोई गैस कर सकता है कितना होता है? 1400। इट इज अबाउट 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस, ओके। 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इसका टेम्परेचर होता है सरफेस का। और इसके ऊपर जो स्पॉट्स देख रहे हो ना, येलो कलर के स्पॉट्स, उन्हें हम लोग सन स्पॉट्स कहते हैं, और उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस, ओके। घर पे हमारे को बॉइलिंग वाटर में अगर हमारा हाथ चला जाए तो झटका लग जाता है ना। उबलते हुए पानी का टेम्परेचर 100 होता है, सिर्फ 100 डिग्री के अराउंड होता है, तो उसमें हमें झटका लगता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा गर्म होगा हमारा सरफेस, सन का सरफेस, ओके। अब इसकी अगर कोर की बात करोगे तो कोर में, ओके, ये मून है, तो फिर ये क्या है? ये भी मून है। ये पूर्णिमा वाला है, वो अमावस्या वाला, ऐसा है क्या? तो फिर वो क्या था? मर्क्यूरी, यस करेक्ट। ये हमारा पहला प्लैनेट है, मर्क्यूरी, ओके। फर्स्ट प्लैनेट है, सबसे नजदीक है सन के,
इसे अराउंड 88 डेज लगते हैं, 88 अर्थ डेज लगते हैं वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन। ओके, अब सबसे नजदीक है तो सबसे गर्म भी होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म प्लैनेट ये नहीं है, वीनस है सबसे गर्म प्लैनेट। यस, लेकिन ये क्यों नहीं है सबसे गर्म? Why it is not the hottest planet? क्या कोई जानता है ये सबसे नजदीक होने के बावजूद भी सबसे गर्म नहीं है? बिकॉज इसके पास एटमॉस्फेयर का लेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर क्या करता है? हीट को ट्रैप करता है, लाइट और हीट को ट्रैप करता है, और टेम्परेचर प्लैनेट का इंक्रीज हो जाता है उससे। तो यहाँ पर वो चीज नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ नो एटमॉस्फेयर, और इसकी वजह से ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। ओके, तो हॉटेस्ट प्लैनेट पे चलते हैं। वीनस सबसे गर्म ग्रह, शुक्र ग्रह। अब इसके सरफेस पे आपको कुछ क्लाउड्स देखने को मिल रहे होंगे, कुछ ऐसे ऑरेंजिश पैटर्न्स, कुछ डिजाइन्स देख रहे हो। इन्हें सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स इन्हें कहते हैं। और ये क्लाउड्स की वजह से इसके सरफेस पे एसिड रेन होती है, तेजाब की बारिश होती है। वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये एक प्लैनेट है, बट फिर भी इसके ब्राइट होने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स सन की लाइट को और रिफ्लेक्ट करते तो और ब्राइट कर देते। ओके, ये ब्राइटनेस की वजह से हम लोग इसको स्टार कहते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। और ये हमें ना दिखाई देता है सनराइज के पहले, थोड़ा पहले, और सनसेट के ठीक बाद। खुले आसमान में हम इसे देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, ये इतना ब्राइट होता है वीनस। अभी आपको दिखाई देगा अगर खुला आसमान होगा, अभी लास्ट वीक हमने देखा इसे। ओके, अब चलते हैं हमें नेक्स्ट प्लैनेट पे हम लोग चलते हैं। ये तो अपना अर्थ है, हमारी धरती है। ओके, इसे हम लोग ब्लू मार्बल कहते हैं बिकॉज 71% पूरा वाटर से घिरा हुआ है। ओके, ओशन सीरीज। अब अर्थ थोड़ा सा टेढ़ा घूमता हुआ नजर आता होगा बिकॉज इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो 23.5 डिग्री से टिल्टेड होता है, और इसकी वजह से इस यहाँ पर अलग अलग सीजन्स हमें ऑब्जर्व होते हैं। ये एक ऐसा एकमात्र प्लैनेट है, एकमात्र ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का जहाँ पर जिंदगी है, जहाँ पर लाइफ है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये गोल्डीलॉक्स जोन में आता है, और यहाँ पर ऑप्टिमम कंडीशंस, कंफर्टेबल जोन, गोल्डीलॉक्स जोन। ओके, इसकी वजह से ऑप्टिमम कंडीशंस होती है जो सपोर्ट करती है लाइफ को। अब यहाँ पर कुछ लोकेट करता हूँ मैं, आपको बताना है कि वो मैंने क्या आपको बताया, क्या लोकेट किया। ओके, ये इंडिया, यस, ये हमारी कंट्री है। ओके, ये मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट एशिया है। ओके, और हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी है उधर पे। अब हम हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट पे चलते हैं, मून, जो आपको पहले ही बताया था मैंने। अब मून के सरफेस पे भी क्रेटर्स हैं, मर्क्यूरी के सरफेस पे भी क्रेटर्स थे। मर्क्यूरी के सरफेस पे क्रेटर्स इसके लिए थे क्योंकि वो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो एस्टेरॉइड्स और मीटरॉइड्स का कोलिजन होने के कारण उसके सरफेस पे क्रेटर्स बन जाते हैं, और इसके लिए हम लोग मून और मर्क्यूरी में कंफ्यूज हो गए थे। मून के सरफेस पे भी क्रेटर्स हैं, क्रेटर्स मतलब जो गड्ढे जो देखने को मिलते हैं। ओके, और ये जो डार्क रीजन है ना, ये जो डार्क रीजन है इसे हम लोग मारिया कहते हैं, जो मून के सरफेस पे डार्क रीजन है। अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ मून का। जब हम लोग चांद को देखते हैं आसमान में तो हम लोग उसका हमेशा एक साइड देख सकते हैं, दूसरा साइड हम लोग नहीं देख सकते बिकॉज ऑफ टाइडल लॉकिंग इफेक्ट। टाइडल लॉकिंग करके एक फेनोमेना होता है। इसमें क्या होता है कि ये मून के रिवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड इक्वल होने की वजह से ऐसा होता है। ओके, तो टाइडल लॉकिंग में आप ये समझ सकते हो कि अर्थ और मून दोनों आपस में फुगड़ी वाला गेम खेल रहे हैं। तो ये ऐसा गेम होता है जो बच्चे लोग खेलते हैं, हाथ पकड़ के दो जन खेलते हैं, और इसमें क्या होता है वो एक दूसरे का फेस देख सकते हैं, वो एक दूसरे का बैक साइड नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, हम लोग चांद का एक ही हिस्सा देख सकते हैं। क्या आपको पता है कौन सा हिस्सा होगा? ये डार्क वाला साइड कि वो ब्राइट वाला साइड? ओके, डार्क साइड देख सकते हैं हम उसका ब्राइट साइड कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन ऐसा एक टाइम आता है जब हम लोग दोनों साइड देख सकते हैं। ऐसा एक दिन आता है जब दोनों साइड हम लोग देख सकते हैं। पता है कौन सा दिन है? हाँ, क्या? यस मैम। 3rd नवंबर। ओके,
3:43 मिनट 3:43 क्योंकि अभी ये टाइम पे नेहरू साइंस सेंटर में दोनों साइड देख सकते हो ओके अभी आगे चलते हैं हम लोग 4th प्लैनेट पे चलते हैं हमारा लास्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मार्स अब मार्स के सरफेस का थोड़ा कलर देख रहे हो आप रेड कलर का है इसे हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि हमारे जो बॉडी में जो लिक्विड होता है ना लाल कलर का लिक्विड कौन सा होता है वो रेड लिक्विड होता है हमारी बॉडी में ब्लड का कलर रेड क्यों होता है मार्स से कंपेयर करना चाहता हूँ इसके लिए ब्लड का कलर जो है रेड क्यों होता है क्योंकि आयरन होता है ना उसमें तो आयरन इसके सरफेस पे ही मौजूद होता है फेरस फेरस के कुछ कंपाउंड होते हैं फेरस ऑक्साइड होता है इसके सरफेस पे ये इसलिए का भी रेड अपने रेड दिखा है अब इसके सरफेस पे कुछ ब्लूइश ब्लैक कलर का दिख रहा है वो ग्राफाइट है ओके ग्राफाइट कार्बन का एटम होता है अब और एक चीज दिखाना है 2-3 चीजें और दिखाना है एक तो इसके पोल्स पे आइस है तो ये नॉर्मल पानी वाला आइस है ये ड्राई आइस है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज ये दिखानी है कि कुछ एलिवेटेड पॉइंट्स ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको ऐसा एक कतार में लगे उसके सामने एक बड़ा सा डॉट बड़ा वाला ऊपर ये जो है ना इसे ओलंपिस माउंट्स कहते हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी है उसमें सबसे ऊंचा पहाड़ हमारी दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा माउंट एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट का एल्टीट्यूड उसकी हाइट कितनी होगी पता है 848 अराउंड 8000 मीटर्स 8 किलोमीटर्स ये 3 गुना उससे बड़ा है ये ओलंपिस माउंट्स उससे 3 गुना बड़ा है so it is around 24 या 25 किलोमीटर उसकी हाइट ओके अब हम अपने नेक्स्ट प्लैनेट पे चलते हैं हमारा पहला गैस जायंट जुपिटर बृहस्पति अब इसके सरफेस पे कुछ हलचल हो रही है ओके बिकॉज़ ये सब साइक्लोन स्टॉर्म्स तूफान सब चल रहे हैं इसके सरफेस पे और एक बड़ी सी आग दिख रही है आपको आग की तरह एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आई की तरह इसे हम लोग कहते हैं द ग्रेट डेड स्पॉट और ये ग्रेट डेड स्पॉट को 1665 में एक इटालियन डिस्कवरर ने उन्होंने डिस्कवर किया था इसे उनका नाम था जियोवानी कैसिली अब जब उन्होंने देखा इसे तो तब से ये इसके अंदर ये साइक्लोन ये स्टॉर्म चलती हुई आ रही है ये तूफान चल रहा है और अभी भी चल रहा है और कब तक चलेगा ये हमें पता नहीं अब जब हम लोग जुपिटर को अर्थ की साइज से कंपेयर करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो ग्रेट डेड स्पॉट मैंने आपको बताया इसके अंदर 3 अर्थ को हम लोग फिट कर सकते हैं ये इतना बड़ा है और ये जुपिटर का साइज पता है कितना बड़ा है कितना अर्थ फिट होता होगा जुपिटर में 1300 ओके 1300 अर्थ को हम लोग फिट कर सकते हैं इतना बड़ा प्लैनेट है जुपिटर इसके 95 नॉन मून्स है 95 इसके नॉन मून्स है जो हमें पता है और भी हो सकते हैं हम लोगों को 95 मून्स में तो उसमें से कुछ मून्स पे हम लोग देखेंगे ओके सबसे पहला मून है इसका आईओ ये जुपिटर का पहला मून है इसका नाम है आईओ अब ये इटालियंस यूरोपियंस लोगों ने सब डिस्कवर करना स्टार्ट किया गैलीलियो एंड ऑल ओके तो उन लोगों ने जब इसे देखा तो उनको उनका वो डिलीशियस एक खाना याद आ गया क्या बोलते हैं उसको पिज्जा ओके पिज्जा पास्ता खाते हैं ना तो उन्होंने नाम रख दिया इसका पिज्जा मून तो वो लोग प्यार से इसको बुलाते हैं पिज्जा मून क्योंकि ये 2D में पिज्जा की तरह दिखता भी है थोड़ा थोड़ा ये येलो कलर का चीज है और वो जो डॉट्स है वो टॉपिंग्स है और वो सॉस है रेड कलर का ऐसा लग रहा है ना ओके बट जितना डिलीशियस लग रहा है ये उतना ज्यादा एक्टिव है ये मून ये येलो कलर का चीज नहीं है वो है सल्फर कंपाउंड्स और वो टॉपिंग्स नहीं है जो ब्लैक डॉट्स है वो क्या है 300 प्लस एक्टिव वोल्केनोस ज्वालामुखी है ओके आप बता सकते हो सॉस क्या है तो सॉस क्या है वो उसमें से निकलता हुआ लावा है इरप्शन हो रहा है वोल्केनिक इरप्शन ओके अब नेक्स्ट मून पे चलते हैं इसका नाम है यूरोपा इसका सरफेस पूरा आइस से कवर है आइसी सरफेस है और ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर beneath the आइस के नीचे 30 माइल्स डीप ओशन और इससे रिलेटेड एक रिसेंट न्यूज़ है
कि नासा ने 14 अक्टूबर को अभी यूरोपा क्लिपर करके उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, एक मिशन लॉन्च है उनका, जहाँ पर उनका जो यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट है वो जाएगा और यूरोपा के सरफेस में हैबिटेबल स्पॉट्स को ढूंढने की कोशिश करने वाला है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो पहला मून आपको दिखाया वो कितना हॉट टेम्परेचर था, वोल्केनिक इरप्शन ये सब चीज थी। अब ये देखो कितना टेम्परेचर का कितना कम है, आईसी सरफेस है, ओशन है, ऐसा बोला जाता है, तो कितना एक्सट्रीम है ना। अभी और भी मून है, पहला मून है, तीसरा मून है गैनीमेड, जो सबसे बड़ा मून है सोलर सिस्टम। ये जो जुपिटर का मून है ये सबसे बड़ा मून है सोलर सिस्टम। हमारा वाला जो मून है ना चांद, वो 5th पोजीशन पे आता है। अब इधर भी मून है कैलिस्टो, कैलिस्टो के ऊपर भी क्रेटर्स है और वो थोड़ा ग्लो भी कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारा गैस जायंट जो वो सैटर्न, ओके, सैटर्न प्लैनेट हमारा। अब सैटर्न की अगर बात करते हैं और इसकी रिंग्स की बात नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रिंग्स तो कितनी रिंग्स होती है सैटर्न की? 7 रिंग्स होती है, ओके, लेकिन यहाँ पर एक भी रिंग नहीं दिखाई दे रही है ना, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम लोग रिंग्स को भी प्रोजेक्ट कर सकेंगे, रिंग्स को भी बता सकें। तो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप रिंग्स पे बैठे हो, सैटर्न की रिंग्स पे आप बैठे हो और उसको देख रहे हो, ये ऐसा बोला है, आप उसके रिंग्स पे बैठे हो और उसको देख रहे हो। ओके, सैटर्न को शनि भी कहते हैं और शनि से फिर वो बात याद आती है कि शनि कुंडली भारी होता है। ओके, तो एक्चुअल में शनि बहुत हल्का है, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, इतनी कम है कि ये हाइपोथेटिकली अगर हम लोग इसको एक तालाब में या एक वाटर एक बाथ टब पे रख दे जिसमें पानी भरा हो और उससे हम लोग रख दे सैटर्न, तो वो उसके ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा, उसकी डेंसिटी इतनी कम है। ओके, इसके 146 नॉन मून्स है, उसमें से एक मून को हम लोग देखेंगे, इसका नाम है टाइटन। और ये टाइटन जो मून है सैटर्न का, इस पे कुछ प्री अर्थ कंडीशंस देखी जाती है इसके सरफेस पे, मतलब बहुत सालों पहले अर्थ की भी कंडीशन कुछ ऐसी ही थी, ऐसा कहा जाता है। तो इन फ्यूचर इसके ऊपर भी लाइफ प्रेजेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब ये हमारा पहला आईसी जायंट है यूरेनस। अब यूरेनस जो है वो ब्लू कलर का है, यूरेनस नेपच्यून, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, मीथेन की प्रेजेंस से ये ब्लू कलर देखने को मिलता है। अब ये दोनों ग्रह बहुत ठंडे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह जो है वो यूरेनस है। अब तक के सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर यूरेनस के ऊपर -224 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, -224। ओके, इतना कम। तो अभी यूरेनस है, उसके बाद में नेपच्यून आएगा, तो यूरेनस सन से नजदीक है कंपेयर टू नेपच्यून। तो फिर सबसे कोल्डेस्ट ये क्यों है? सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर इसके ऊपर रिकॉर्ड किया गया, व्हाई इट इज द कोल्डेस्ट? ये कोल्डेस्ट क्यों है? नेपच्यून कोल्डेस्ट नहीं है, सबसे कोल्डेस्ट क्यों है? क्योंकि बाद में बना है भाई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मर्क्यूरी के टाइम पे एटमॉस्फेयर, यस, क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर का लेयर नहीं है, वेरी थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट और नो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट। अब इसकी वजह से क्या होता है, अगेन वो हीट को ट्रैप नहीं कर पाता, और नेपच्यून के पास एक लेयर है, तो नेपच्यून जो है वो थोड़ा गर्म है इसके मुकाबले, तो इसके लिए कोल्डेस्ट है। अब जैसे अर्थ के बारे में बताया था, एक्सियल रोटेशन टिल्टेड होता है 24 डिग्री से, तो यूरेनस का 98 डिग्री का टिल्ट, एक्सियल रोटेशन का 98 डिग्री से। तो जब ये यूरेनस सन के अराउंड ऐसा रिवॉल्व करता है, वो रोटेट भी करेगा, रिवॉल्व भी करेगा, रोटेट करेगा खुद के एक्सिस पे, तो रोटेट करेगा तो ऐसा लगता है कि वो रोल कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस 98 डिग्री का टिल्ट। तो ये ऐसा ऐसा घूमते घूमते घूमना चाहिए, बट ये ऐसा ऐसा घूमता है, हाँ, तो उसकी वजह से उसको रोलिंग प्लैनेट कहते हैं। ओके, यूरेनस और नेपच्यून के सरफेस पे डायमंड्स की बारिश होती है। ओके, तो अगर किसी को पता है कि यहाँ पर कैसे जाना है तो हम लोग, मैं साथ में नहीं आऊँगा, लेकिन आप लेके आना डायमंड, हम लोग 50-50% बांट लेंगे। ओके, क्योंकि मैंने बता दिया कि डायमंड्स की बारिश होती है। अब नेपच्यून पे आ जाते हैं, लास्ट प्लैनेट है और डार्क ब्लू है ड्यू टू मोर मीथेन प्रेजेंस, और इसके सरफेस पे कुछ व्हाइट कलर के क्लाउड्स की तरह कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये है स्कूटर्स और इनकी स्पीड होती है अराउंड 2000 किलोमीटर पर आवर।
2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलते हैं। अब इसकी वजह से ये विंडियस प्लैनेट है, नेपच्यून को विंडियस प्लैनेट कहते हैं, ये विंड्स की वजह से। ओके, नेपच्यून, यूरेनस के 28 मून्स होते हैं और अराउंड 14 रिंग्स होती है, और नेपच्यून के 5 to 6 रिंग्स होते हैं, लेकिन इनकी रिंग्स बहुत फेंटेड रहती है तो हमें वो दिखाई नहीं देती अच्छे से। ओके, सैटर्न की दिखती है। अब ये सब तो मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग अपने धरती पे आ जाते हैं फिर से। वो जो बताया था वो 2001 की फोटो थी, 2001 की इमेज थी। ये 2022 की, 2022 और 23। तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या हो चुका है? क्लाउड ज्यादा हो गए और डार्क ब्लू मार्बल बन गया ना, डार्क हो गया ना पानी, और ग्रीनरी कम हो गई। कौन है इस चीज के लिए? अच्छा, ये सब चीज किसकी वजह से हो रही है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, पोल्यूशन। ओके, लेकिन रिस्पांसिबल कौन है इसके लिए? ह्यूमंस आर रिस्पांसिबल, वी ह्यूमंस आर रिस्पांसिबल। तो फिर क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा ना। हमारी आगे वाली जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि एनिमल्स करके कोई तो एक ऑर्गेनिजम्स थे ना। अभी एनिमल्स धीरे धीरे सब जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे जो आगे की जनरेशन होगी वो देखे टाइगर को, वो देखे लायन को, वो देखे एलिफेंट को? हाँ, चाहते हैं ना हम लोग सब। तो हमें अपने ग्रह को बचाना पड़ेगा ना। तो क्या करना होगा इसका? पेड़ लगाने पड़ेंगे, पोल्यूशन को कम से कम करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, प्राइवेट व्हीकल्स कम से कम इस्तेमाल कीजिए, और एटलीस्ट अपने बर्थडे के दिन एक पेड़ लगाइए। ओके, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज़ है कि आपको दूसरों को भी अवेयर करना है, दूसरों को भी बताना है कि हम तो कहीं गए थे, हमने कुछ सीखा और उसे अप्लाई भी करना है। ओके, आई होप यू लाइक द शो।